welcome. Welcome, my friends. Welcome. वेलकम बैक टू अंजना क्लासेस। एक बार फिर मैं अंजना आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से कैफ़ी आज़मी द्वारा रचित कर चले हम फिदा। तो कर चले हम फिदा कविता पढ़ने और उसके शब्दार्थ और उसके भावार्थ को समझने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी कैफ़ी आज़मी के बारे में ले लेते हैं। तो चलिए, कैफ़ी आज़मी का बचपन का नाम अतहर हुसैन रिजवी था। शायरी की दुनिया में कैफ़ी आज़मी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। कैफ़ी आज़मी का जन्म 19 जनवरी 1919 को हुआ था। अच्छा, आपको इस बहुत दिक्कत होता है ना इस भी याद रखने में। तो अगर आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड याद हो तो वो भी 1919 में हुआ था। तो ये याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि जालियांवाला बाग यानी कि 1919 में जालियांवाला बाग के समय इनका जन्म हुआ था, कैफ़ी आज़मी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मजमा गांव में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा आजमगढ़ में हुई थी। बाद में वे शायरी करने लगे और बम्बई चले गए। उनकी गणना उर्दू के प्रगतिशील कवियों में की जाती है। कैफ़ी साहब को उनकी कृतियों के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और भी बहुत सारे पुरस्कार उन्हें दिए गए हैं। उनके 3 बड़े भाई थे, वो भी शायर थे। उनकी पत्नी शौकत आज़मी और बेटी शबाना आज़मी मशहूर अभिनेत्रियां थीं। ये शबाना आज़मी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, है ना। कैफ़ी आज़मी एक गीतकार भी हैं। उन्होंने भारतीय फिल्मों को कई लोकप्रिय गीत प्रदान किए हैं। 10 मई 2002 ईस्वी को कैफ़ी साहब का देहांत हो गया। अब आई उनकी रचनाओं की बारी। तो उनकी रचनाएं कैसी थी? चलिए, कैफ़ी साहब के अब तक 5 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। झंकार, आखिरे शब्द, आवारा सजदे, सरमाया, मेरी आवाज़ सुनो। इनमें मेरी आवाज़ सुनो इनके फिल्मी गीतों का संग्रह है। उन्होंने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत लिखे हैं। आपको पता हो तो बता दूं कि आपको पता ना हो तो बता दूं कि ये जो कर चले हम फिदा हकीकत फिल्म है, फिल्म का नाम हकीकत है, उसी में फिल्माया गया है। साहित्यिक विशेषता के बारे में अब बात कर लेते हैं। उनकी साहित्यिक विशेषता कैसी थी? कैफ़ी साहब मूलतः उर्दू कवि हैं। उनकी कविताएं हिंदी में भी प्रसिद्ध हैं। उनकी कविताओं में एक ओर सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता का भी। उनके लिखे गए गीत रोचक व आकर्षक हैं। उनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावना व देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। उनकी कविताओं में सामाजिक एकता के स्वर पाए जाते हैं। कैफ़ी साहब की भाषा सरल और व्यवहारिक है। चूँकि वे उर्दू के महान शायर हैं, इसलिए उनकी कविताओं में उर्दू शब्दों की मात्रा की अधिकता मिलना जो है वो सब स्वाभाविक है। तो चलिए पढ़ते हैं कर चले हम फिदा। भले ही ये बुक में एक कविता के रूप में है, लेकिन ये एक गीत है जो कि हकीकत नामक फिल्म के लिए लिखा गया था। यह फिल्म युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी हुई है। इसमें देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के हृदय के उद्गारों को व्यक्त किया गया है कि सैनिक जो है वो युद्ध भूमि पर युद्ध करते हुए उनके मन में क्या चल रहा होता है और वो उनके हृदय में क्या चल रहा होता है, वो क्या कहना चाहते हैं देशवासियों से। मेन जो है वो ये जो गीत है वो उसी पे बेस्ड है। तो चलिए 1 बाय 1 पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, उसके शब्दार्थ को समझेंगे और उसकी व्याख्या को भी समझेंगे। तो चलिए
फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। कर चले हम फिदा। पहला पैराग्राफ। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांसें थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब शब्दार्थ। फिदा अर्थात न्यौछावर, वतन अर्थात देश, नब्ज़ अर्थात नारी या नस, गम अर्थात दुख, सर अर्थात सिर। और अब इसकी व्याख्या। युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते अपने प्राणों को अर्पित करते हुए सैनिक कहते हैं कि देश के मित्रों, हम देश पर न्यौछावर होकर जा रहे हैं, लेकिन अब हमारा स्थान तुम्हें लेना है। हम अपने कार्यों को तुम पर सौंप कर विदा हो रहे हैं। हमने तो अंतिम दम तक अपने कदमों को रोका नहीं। हमें अपने सिर के कटने का कोई दुख नहीं है, लेकिन हमने हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया, अर्थात हमने देश के मान को घटने नहीं दिया। हम अंतिम सांस तक अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। अब दूसरा पैराग्राफ। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब शब्दार्थ। रुत अर्थात मौसम या अवसर, रोज़ अर्थात हमेशा, हुस्न अर्थात सुंदरता, इश्क अर्थात प्रेम, रुस्वा अर्थात नाराज या बदनाम, खून अर्थात खून। अब आते हैं व्याख्या। कवि के शब्दों में सैनिक कहते हैं कि जीवन में जिंदा रहने के लिए कई अवसर मिलते हैं, लेकिन गौरवपूर्ण मृत्यु का अवसर बार बार नहीं मिलता। जीवन में मृत्यु का और मोहब्बत दोनों एक साथ नहीं आते। इनमें परस्पर एक दूसरे से नाराज़गी बनी रहती है। यदि जवानी में देश व परोपकार के लिए अपने खून को बहा दो तो वह जवानी व्यर्थ नहीं है। आज देश की धरती दुल्हन बनी हुई है। अगर ये हमारा जीवन अगर देश के काम ना आए तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। हम इस पर अर्पण होने जा रहे हैं। अब देश जो है वो तुम्हारे हवाले है। अब तीसरा पैराग्राफ। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सिर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दार्थ। कुर्बानी अर्थात बलिदान, वीरान अर्थात सुनसान या उजाड़, राह अर्थात रास्ते, काफिले अर्थात यात्रियों का समूह, जश्न अर्थात खुशी। अब आते हैं व्याख्या पर। बलिदान करने वाले के रास्ते उजड़ने नहीं चाहिए। हम एक के पीछे दूसरे बलिदान के लिए तैयार रहने चाहिए ताकि वह वहाँ सुनसान ना रहे। अर्थात सैनिक कह रहे हैं कि अगर एक बलिदान दे रहा है तो दूसरे उसके आगे उसके पीछे खड़े रहने चाहिए। ये रास्ता जो है वो सुनसान नहीं पड़ना चाहिए, एक के बाद एक रहने चाहिए।
हमारी जीत की खुशियाँ तो सब जगह मनाई जाएगी। यह तो जीवन और मृत्यु का मिलन है। सैनिक कहते हैं कि हमारे बाद आप लोग भी तैयार रहें, क्योंकि अब देश तुम्हारे हाथों में है। अब चौथा और अंतिम पैराग्राफ। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे, छूने पाए सीता का दामन कोई। राम तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब शब्दार्थ। जमी अर्थात धरती, लकीर अर्थात लाइन, और अब व्याख्या। सैनिक अपने देशवासियों से कहते हैं कि अपने खून से जमीन पर एक रेखा, एक लकीर खींच दो। बलिदान के लिए तैयार रहो, ताकि इस ओर कोई रावण अर्थात दुश्मन आने न पाए। यदि हमारी ओर कोई शत्रुता का हाथ उठता भी है तो उस हाथ को तोड़ डालो। अब भविष्य में कोई रावण सीता का दामन छूने न पाए, अर्थात देश में नारियां असुरक्षित ना रहें। आज देश में तुम सभी राम लक्ष्मण के समान हो, अर्थात कि भाई भाई हो। इसलिए यह देश अब तुम्हारे हाथों में सुरक्षित रहना चाहिए। जिस प्रकार राम और लक्ष्मण ने पूरे राक्षसों का संहार किया था, उसी तरह आज तुम उन्हीं की तरह अपने दुश्मनों का संहार करो। हाँ, तो चलिए, हमने पहले इस गीत को सुना, उसके शब्दार्थ को समझा और उसके भावार्थ को समझा। तो चलिए अब हम इसका प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो उत्तर होगा हाँ, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सन 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण किया था। युद्ध में अनेक सिपाही लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर हकीकत फिल्म बनी थी। इस फिल्म में भारत और चीन युद्ध की वास्तविकता को दर्शाया गया था। यह गीत इसी फिल्म के लिए लिखा गया था। अब दूसरा प्रश्न, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? उत्तर है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। 1962 में भारत चीन की लड़ाई हिमालय की घाटियों में लड़ी गई थी। हमारे अनेक सैनिक इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवानों ने बहादुरी एवं बलिदान की अनोखी मिसाल कायम की थी। भारतीय सेना के वीर जाबाजों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत के सम्मान की रक्षा की थी। अब तीसरा प्रश्न, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? उत्तर है, इस गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि सन 1962 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने के बलिदान से, उनके रक्त से धरती लाल हो गई थी। मानो धरती ने किसी दुल्हन की भांति लाल पोशाक पहन ली हो, अर्थात भारतीय सैनिकों ने रक्त से पूरी युद्ध भूमि को लाल हो गई थी। भारतीय सैनिकों की रक्त से भूमि जो है वो लाल हो गई थी। अब चौथा प्रश्न, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि जीवन भर याद रह जाते हैं? उत्तर है, जीवन भर याद रह जाने वाले गीतों में हृदय का स्पर्श करने वाली भाषा और संगीत का अद्भुत तालमेल होता है, जो व्यक्ति के अंतर्मन में स्वतः ही प्रवेश कर जाता है। इस तरह गीतों के बोल सरल भाषा व प्रभावपूर्ण होते हैं, प्रभावपूर्ण शैली में होने चाहिए ताकि वो व्यक्ति के जुबान पर आसानी से चढ़ सके। इन गीतों का विषय जीवन के मर्मस्पर्शी पहलुओं से जुड़ा होना चाहिए।
ऐसे गीत हृदय की गहराइयों में समा जाते हैं और इन गीतों के सुर लहरियां संपूर्ण मन मस्तिष्क को सकारात्मकता से ओत-प्रोत कर देती हैं और गीत जीवन भर याद रह जाते हैं। अब पांचवा प्रश्न, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? उत्तर है, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग देशवासियों के लिए किया है, जो देश की एकता को दर्शा रहा है। देशवासियों का संगठन ही देश को प्रगतिशील, विकासशील तथा समृद्धशाली बनाता है। देशवासियों का परस्पर साथ ही देश की अनेकता में एकता जैसी विशिष्टता को मजबूत बनाता है। अब छठा प्रश्न है, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? उत्तर है, काफिले शब्द का अर्थ है यात्रियों का समूह। कवि ने इस कविता में देश के लिए न्यौछावर होने वाले अर्थात देश के मान सम्मान व रक्षा की खातिर अपने सुखों को त्याग कर मर मिटने वाले बलिदानियों के काफिले का आगे बढ़ते रहने की बात कही है। कवि का मानना है कि बलिदान का यह क्रम निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश तभी सुरक्षित रह सकता है जब बलिदानियों के काफिले शत्रुओं को परास्त कर तथा विजय को हासिल कर आगे बढ़ते रहेंगे। अब प्रश्न 7, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? उत्तर है, इस गीत में सर पर कफन बांधना देश के लिए अपना सर्वस्व अर्थात संपूर्ण समर्पण की ओर संकेत करता है। सिर पर कफन बांधकर चलने वाला व्यक्ति अपने प्राणों से मोह नहीं करता, बल्कि अपने प्राणों का बलिदान के लिए सदैव तैयार रहता है। इसलिए हर सैनिक सदा मौत को गले लगाने के लिए तत्पर रहता है। अब 8वां और अंतिम प्रश्न है, कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ऐसे इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता उर्दू के प्रसिद्ध कवि कैफी आज़मी द्वारा रचित है। यह गीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया है। इस कविता में कवि ने उन्हें सैनिकों के हृदय की आवाज़ को व्यक्त किया है, जिन्हें अपने देश के प्रति किए गए हर कार्य, हर कदम, हर बलिदान पर गर्व है। इसलिए इन्हें प्रत्येक देशवासी से कुछ अपेक्षाएं हैं कि उनके इस संसार से विदा होने के पश्चात वे देश की आन, बान व शान पर आँच नहीं आने देंगे, बल्कि समय आने पर अपना बलिदान देकर देश की रक्षा करेंगे। तो ये बताइए बच्चों कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और हम अपना काम और अच्छे से कर सकें। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है तो प्लीज़ 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 शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।